हेलो। साइटोलॉजी पे अपने डिस्कशन को थोड़ा और आगे आज हम लोग बढ़ाएंगे। पिछले लेक्चर में मैंने सेल मेम्ब्रेन के केमिकल कंपोजिशन पे चर्चा प्रारंभ की थी। अभी तक जो चर्चा आपने देखी है उसमें ये बताया गया था कि सेल मेम्ब्रेन जो होगा ये बना हुआ होगा लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स का। लिपिड के बारे में मैंने आपको टाइप्स बता दिए थे। ये कहा गया था कि फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और स्टेरॉल वहाँ होने जा रहे हैं। अब उसकी समरी मैं दोबारा नहीं बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चंस कुछ जब डिस्कस करेंगे, कोई महत्वपूर्ण सवाल कुछ, तो फिर वहाँ पे ये उससे संबंधित चर्चा जब आएगी तो वहाँ पे उसी बहाने थोड़ा सा रिवीजन हम लोग कर सकते हैं उस पर। अभी सीधे हम लोग शिफ्ट करेंगे प्रोटीन, जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द केमिकल कंपोजिशन है उस पर, और उसके पश्चात जो डिफरेंट मॉडल्स हैं टाइम टू टाइम जो सेल मेम्ब्रेन के लिए दिए गए, और आज की तारीख में जो सबसे एक्सेप्टेड मॉडल है वो क्या है, उस पर आज चर्चा हम लोग पूरी करने की कोशिश करेंगे। तो कंटेंट का जहाँ तक सवाल होगा, कंटेंट यही होगा कि केमिकल कंपोजिशन और डिस्कशन ऑन केमिकल कंपोजिशन विल कंटिन्यू, रेदर वी विल फिनिश इट ऑफ, और उसके बाद फिर हम लोग बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के जो डिफरेंट मॉडल्स दिए गए टाइम टू टाइम उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला मुद्दा जो हम लोग लेके देखेंगे केमिकल कंपोजिशन, जिसके बारे में मैंने आपको कहा कि कोई भी सेल मेम्ब्रेन जो होगा दैट विल बी कंपोज्ड ऑफ लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। लिपिड पे हम लोगों ने अपना डिस्कशन कंप्लीट कर लिया है। लिपिड कितने तरह के हैं, उनका केमिकल कंपोजिशन क्या है, ये सारी बात वहाँ पे आपने देख ली। उसका फिजिकल स्टेट कैसा है, किस वजह से है, ये सारा डिस्कशन आपने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग बातचीत करेंगे प्रोटीन और जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उन पे। प्रोटीन का जहाँ तक सवाल है, प्रोटीन के बारे में आप दिमाग में रखिएगा कि जो लिपिड बाइलेयर होगा उस लिपिड बाइलेयर में ये प्रोटीन एम्बेडेड होते हैं। जो लिपिड का बाइलेयर होगा उस बाइलेयर में प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एम्बेडेड होंगे, एंड हाउ मच दिस प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड वो डिसाइड करता है कि इस प्रोटीन को हम क्या नाम दें, उसे एक्सट्रिंजिक कहें या इंट्रिंजिक कहें, ये उसी बात पे निर्भर करेगा। यहाँ पे जो चर्चा होगी वो हेविली डिपेंड करेगी जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल है, जिस पर फिर आगे भी हम लोग आएंगे, उस पर ये चर्चा काफ़ी कुछ निर्भर करने जा रही है। एटलीस्ट ये जो एस्पेक्ट हम लोग डिस्कस करेंगे वो पूरी तरह हूबहू रेदर कहें कि इस्तेमाल होगा जब फ्लूइड मोजाइक मॉडल पे हम लोग बातचीत करेंगे। ये इससे रिलेटेड एक्सट्रिंजिक और इंट्रिंजिक प्रोटीन से रिलेटेड बात को बहुत स्पष्ट तरीके से समझने के लिए वी विल हैव टू ड्रॉ ए सिंपल डायग्राम। जैसे अगर आप लेकर के देखें कि ये कोई सेल है, तो इस सेल का ये जो हिस्सा होगा ये उसका क्या हुआ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हुआ। इसके इस हिस्से को हम कहेंगे कि ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक पार्ट को हम लोग बड़ा करके देखने जा रहे हैं। एक जो पार्ट होगा इसको हम लोग ड्रॉ करने जा रहे हैं। जैसे इस सेल मेम्ब्रेन में आपको बार बार बताया जा रहा है कि देयर विल बी लिपिड बाइलेयर या फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। बहुत सिंपल रिप्रेजेंटेशन हम लोग यहाँ करेंगे, और इसी में जगह जगह आप लेकर के देखिएगा कि प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो होंगे दे विल बी एम्बेडेड। यहीं पे आप लेकर के देखेंगे कि प्रोटीन मॉलिक्यूल जो होगा वो प्रोटीन मॉलिक्यूल एम्बेडेड होने जा रहा है। प्रोटीन मॉलिक्यूल को आप यहाँ देख रहे हैं कि क्या होगा, एम्बेडेड होने जा रहा है। तो ये जैसे एक पार्ट ऑफ द मेम्ब्रेन हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया, और ये जो हो गया ये हो गया फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ये हो गया फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, और इस बाइलेयर में जगह जगह एम्बेडेड है प्रोटीन। ये बिल्कुल सतह पे है, इट इज़ सुपरफिशियली अटैच्ड, ये बिल्कुल सतह पे है, सुपरफिशियल है। नेचुरली इसको हम कहेंगे कि ये एक्सट्रिंजिक प्रोटीन होगा। वी रेफर दिस वन एज एक्सट्रिंजिक प्रोटीन। और ये जो डीपली एम्बेडेड है या पार्शियली जो एम्बेडेड है, ऐसे प्रोटीन को हम लोग कहेंगे कि ये जो प्रोटीन है ये प्रोटीन होने जा रहे हैं क्या चीज़, इन प्रोटीन को हम लोग कहेंगे कि ये इंट्रिंजिक प्रोटीन है। ये जो होंगे वो इंट्रिंजिक प्रोटीन होने जा रहे हैं। वी रेफर देम एज इंट्रिंजिक प्रोटीन। उसके साथ आप थोड़ी सी बातें और भी लेकर के देखेंगे। जैसे इसको
सरफेस का जो फेस है वो ज़रूर आप दिमाग में रखिए। जैसे ये साइटोप्लाज्म का हिस्सा होगा और ऑब्वियस है कि ये जो होगा ECF होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होने जा रहा है। ये बात मैं क्यों अभी लेके आ रहा हूँ, तो तुरंत हम लोग अभी कार्बोहाइड्रेट को लेकर के देखेंगे कि हाउ कार्बोहाइड्रेट्स वेयर कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रेजेंट। तो वहाँ पे ये चर्चा जो होगी वो फिर हमको मिलने जा रही है। वहाँ पे आप लेकर के देखेंगे ये जो चर्चा होगी वो चर्चा दोबारा मिलने जा रही है हमको। जैसे ये आप लेकर के देखें, ये साइटोप्लाज्म हो गया, अंदर का फेस हो गया, और ये ECF हो गया। ये सरफेस बहुत महत्वपूर्ण है, एटलीस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट। अब थोड़ी देर बाद में हम लोग कार्बोहाइड्रेट जब देखेंगे तो वहाँ पे ये बात हम लोग कहेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स वुड बी प्रेजेंट ऑन नॉन साइटोप्लाज्मिक फेस। तो अगर ये साइटोप्लाज्म को फेस करने वाला हिस्सा है तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट नहीं दिखेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट को बताने के लिए, उसकी पोजीशन को बताने के लिए ये डायग्राम और ये साइटोप्लाज्मिक और नॉन साइटोप्लाज्मिक फेस का फ़र्क आपको याद रखना पड़ेगा। हालांकि उस पर थोड़ी देर बाद में आ रहा हूँ। अभी हम लोग आ जाएं प्रोटीन पे। मैंने कहा कि हाउ मच प्रोटीन इज एम्बेडेड इन द लिपिड बाइलेयर दैट विल बी serving as a basis for classifying protein molecule into extrinsic and intrinsic protein। यदि प्रोटीन मॉलिक्यूल सुपरफिशियली अटैच्ड है तो इसे आप कह दीजिए कि एक्सट्रिंजिक या पेरिफेरल प्रोटीन है। एंड इफ द प्रोटीन मॉलिक्यूल इज डीपली एम्बेडेड और पार्शियली एम्बेडेड, जैसे यहाँ पे बिल्कुल वो अक्रॉस द मेम्ब्रेन चला गया, इतना वो ज़्यादा एम्बेडेड है, या फिर यहाँ पे वो पार्शियली एम्बेडेड है, तो ऐसे प्रोटीन को आप इंट्रिंजिक या इंटीग्रल प्रोटीन का नाम देंगे। अब इसमें कुछ और बातें आपको आएंगी। ये जो एक्सट्रिंजिक प्रोटीन होगा, इसका कन्फर्मेशन जो होगा, इसका जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होगा, दैट विल बी वेरी सिमिलर टू सॉल्युबल प्रोटीन। ये जो एक्सट्रिंजिक प्रोटीन होंगे, इनका कन्फर्मेशन जो होगा दैट विल बी वेरी क्लोज टू सॉल्युबल प्रोटीन। किस मामले में? तो इस मामले में कि ऑन द सरफेस ऑफ सच प्रोटीन पोलर ग्रुप्स शुड बी प्रेजेंट। बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूँ, खूब ध्यान से बात को समझने की कोशिश कीजिए। एक्सट्रिंजिक प्रोटीन जो होगा, ऑन द सरफेस ऑफ सच प्रोटीन यू विल फाइंड polar groups and non-polar groups of the protein would be hidden within the interior। जो non-polar group होंगे उन non-polar group को हाइड किया जाएगा इस प्रोटीन के अंदर। तो ये एक्सट्रिंजिक प्रोटीन को लेकर के जो बात यहाँ कही जा रही है कि सतह के ऊपर आप देखिएगा कि पोलर ग्रुप्स होंगे। ऑन द सरफेस यू विल फाइंड प्रेजेंस ऑफ पोलर ग्रुप्स। सतह पे पोलर ग्रुप्स होंगे और नॉन पोलर ग्रुप्स जो होंगे वो अंदर की तरफ होने जा रहे हैं। और रही बात हाउ दे विल बी अटैच्ड, ये इससे अटैच कैसे होंगे, तो ये हेड जो है वो कैसा है? पोलर है, और इस प्रोटीन के सतह पे भी क्या है? पोलर ग्रुप्स हैं। तो नेचुरली यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा जो उनको उस पोजीशन पे होल्ड करने जा रहा है। एक्सट्रिंजिक प्रोटीन जो चिपके हुए होंगे लिपिड बाइलेयर से, वो किस माने उसके अटैचमेंट के लिए आधार क्या है? तो अटैचमेंट का आधार इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और ये जो पोलर ग्रुप्स होंगे ऑन द सरफेस ऑफ सच काइंड ऑफ प्रोटीन और जो पोलर हेड होगा फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल का, उनके बीच में ही ये पुल ऑफ अट्रैक्शन आपको दिखाई पड़ेगा। अब अगर इंट्रिंजिक प्रोटीन की बात करें तो इंट्रिंजिक प्रोटीन के केस में आप देखिएगा कि ये जो हिस्सा होगा इंट्रिंजिक प्रोटीन का, एक जो हिस्सा होगा जहाँ पे मैं अभी पेन रन कर रहा हूँ, ये जो पार्ट होगा ये पोलर सरफेस रखेगा, ये पोलर सरफेस रखेगा। क्यों ऐसा है? बहुत आराम से आप देख रहे हैं कि जिस हिस्से में हमने पोलर ग्रुप्स दिखाया है प्रोटीन के ऊपर, नेचुरली वो ऐसा हिस्सा है प्रोटीन का जो कि पोलर हेड ऑफ द फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल या फिर साइटोप्लाज्म जो कि पोलर मीडियम होगा उसके संपर्क में है, या बाहर वाला भी सतह लेकर के देखेंगे तो ECF दैट विल बी एक्वस मीडियम उसके संपर्क में है या पोलर हेड के संपर्क में है। लेकिन जहाँ मैं जिगजैग लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, जहाँ मैं जिगजैग लाइन ये ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वो हिस्सा होगा जो नॉन पोलर होने जा रहा है। ये वो पार्ट होगा जो क्या है? नॉन पोलर ग्रुप को रखेगा। यहाँ पे आप देखिएगा कि नॉन पोलर, यहाँ पे आप पाएंगे कि जो ग्रुप होगा दैट विल बी नॉन पोलर ग्रुप्स। हियर यू विल फाइंड कि नॉन पोलर ग्रुप्स होने जा रहे हैं। यू विल फाइंड नॉन पोलर ग्रुप्स होंगे। और ये जो एक हिस्सा रहा बाहर का,
ये वाला हिस्सा, तो उसे कहेंगे कि पोलर ग्रुप्स होगा। इसका मतलब ये होगा कि जो एम्फीपैथिक, ये जो इंट्रिंसिक प्रोटीन जो होगा उसका नेचर एम्फीपैथिक होगा। आई रिपीट इट कि जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है उसके सतह पे सिर्फ पोलर ग्रुप्स होंगे और नॉन पोलर ग्रुप्स जो होंगे दे विल बी हिडन विद इन द इंटीरियर ऑफ सच काइंड ऑफ प्रोटीन, or they will be held in position with the help of electrostatic force of attraction, and such electrostatic force of attraction would exist between the polar heads and the polar groups of the protein. जहाँ तक इंट्रिंसिक प्रोटीन का सवाल है, such proteins would be amphipathic. इस पे पोलर और नॉन पोलर दोनों ग्रुप्स होने इसकी जा रहे हैं इसके सतह पे। तो पोलर और नॉन पोलर दोनों ग्रुप अगर होंगे तो नेचुरली अब आप पोजीशन कहाँ देखेंगे भाई, तो पोलर ग्रुप उस हिस्से में होंगे जो या तो साइटोप्लाज्म को फेस करेगा या ईसीएफ को फेस करेगा, और दूसरी तरफ पोलर जो हेड होगा फॉस्फोलिपिड का उसके संपर्क में होगा। और जो प्रोटीन का हिस्सा नॉन पोलर टेल, ये हिस्सा क्या है, नॉन पोलर टेल है, तो जो पार्ट ऑफ द प्रोटीन नॉन पोलर टेल के संपर्क में होगा, द पार्ट ऑफ द प्रोटीन दैट विल बी इन कॉन्टैक्ट विद द नॉन पोलर टेल्स ऑफ द फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल, वहां पे आप लेकर के देखिएगा कि उपस्थित होने जा रहा है क्या चीज, देयर यू विल फाइंड प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर ग्रुप्स। रही बात कि ये प्रोटीन इस पोजीशन पे कैसे रखे जाएंगे, तो ये प्रोटीन जो होंगे इस पोजीशन पे रखे जाएंगे जो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस होंगे उसकी वजह से, ये जो होंगे हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस की वजह से रखे जाएंगे। चूंकि ये बहुत डीपली एम्बेडेड हैं या आंशिक तौर पे भी अगर एम्बेडेड होंगे तो नेचुरली इनका रिमूवल जो होगा आसान होने जा रहा है। यही बातें यहाँ पे फिर आपको कही गई हैं। एक्सट्रिंसिक के बारे में जो अभी हमने कहा कि सुपरफिशियली अटैच्ड होगा फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में, आसानी से आप इसे हटा सकते हैं, सुपरफिशियल होगा, दैट्स वाई इट्स इजी टू रिमूव इट। और दूसरी तरफ मैंने कहा कि इसके सतह पे पोलर ग्रुप्स होंगे, ये बात अब आप समझ रहे हैं। एक्सट्रिंसिक के बारे में कहा गया कि पार्शियली या डीपली एम्बेडेड होगा, उसके साथ ही कहा गया कि ये इसको रिमूव करना आसानी से मुश्किल होने जा रहा है या आसानी से रिमूव नहीं होगा, और इसका नेचर एम्फीपैथिक होने जा रहा है। ये फैक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है। कैसे एम्फीपैथिक था, मैंने आपको ये बात बहुत स्पष्ट तरीके से दिखाई कि इसके सतह पे पोलर और नॉन पोलर दोनों तरह के ग्रुप्स उपस्थित होने जा रहे हैं। अब इसके बाद आप आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स पे। जो कार्बोहाइड्रेट आपको मेम्ब्रेन में दिखेगा वो कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड्स या पॉलीसेक्राइड्स नहीं होने जा रहे हैं, दे वुड बी ओलिगोसेक्राइड्स, और ये जो ओलिगोसेक्राइड्स होंगे वो लिपिड और प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड होंगे, एंड देयर एसोसिएशन विथ लिपिड एंड प्रोटीन वुड कंस्टिट्यूट ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन, एंड दे वुड बी प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सेल रिकॉग्निशन, एंड दे वुड बी ऑलवेज फाउंड ऑन नॉन साइटोप्लाज्मिक फेस। ये मेम्ब्रेन के उस हिस्से पे होंगे जो साइटोप्लाज्म को फेस नहीं कर रहा है। यही बात मैंने शुरू में ही आपको बताने की कोशिश की थी। अगर ये मेम्ब्रेन का पार्ट है, ये साइटोप्लाज्म को फेस करने वाला हिस्सा है, तो इनको अगर हम कह रहे हैं कि दे आर, ये जो हिस्सा है अगर इसे आप कह रहे हैं कि दे आर कार्बोहाइड्रेट्स, तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होने जा रहे हैं, इन कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में कहा जाएगा कि ये कहाँ पे उपस्थित हैं, तो डेफिनेटली दे आर नॉट प्रेजेंट ऑन द साइटोप्लाज्मिक फेस, ये नॉन साइटोप्लाज्मिक फेस पे उपस्थित हैं। एक जगह में इनको एसोसिएट मैंने किया है लिपिड के साथ, दूसरी जगह में मैंने इनको एसोसिएट किया है प्रोटीन के साथ। अकॉर्डिंगली दे विल बी कंस्टिट्यूटिंग ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन। तो दो तीन खास बातें कि जो कार्बोहाइड्रेट्स मेम्ब्रेन में दिखेगा वो क्या होगा, तो ये कार्बोहाइड्रेट्स होने जा रहे हैं ओलिगोसेक्राइड्स, और ये स्वतंत्र रूप से मेम्ब्रेन में नहीं होंगे, ये जुड़े हुए होंगे लिपिड से, ग्लाइकोलिपिड बनाएंगे, ये जुड़े होंगे प्रोटीन से, ग्लाइकोप्रोटीन बनाएंगे। कहाँ उपस्थित होंगे, नॉन साइटोप्लाज्मिक फेस पे होंगे। व्हाट दे विल बी डूइंग, तो दे विल बी प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सेल रिकॉग्निशन। ये कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड फैक्ट है, और उसी के साथ केमिकल कंपोजिशन पे हम लोगों की चर्चा जो है सेल मेम्ब्रेन की कंप्लीट होती है। यहाँ से डिफरेंट मॉडल्स जो टाइम टू टाइम आए उस पे आपको बातचीत करनी है। हालांकि जो आज की तारीख में एक्सेप्टेड मॉडल है दैट इज़ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, तो हम लोगों को सीधे उस पर चर्चा हम लोगों को करनी चाहिए। हालांकि ऐसा अभी हम लोग नहीं करने जा रहे हैं। उस कंसेप्ट तक पहुँचने के पहले कई
मॉडल्स आए तो थोड़ी सी एक जिसे कहें कि विहंगम दृष्टि, बर्ड्स आई व्यू उस पर हम लोग डालें, ताकि समझने में मदद मिलती है कि कैसे फाइनली ये जो कंसेप्ट आया, हाउ दैट इवॉल्व ग्रेजुअली, कैसे वो ग्रेजुअली इवॉल्व हुआ है, ये हमको जानकारी मिलती है। तो इस मॉडल में जो सबसे पहला मॉडल आप देखिएगा, दैट विल बी ऑफ ओवर्टन। ओवर्टन पहले आदमी थे जिन्होंने ये बताया कि जो सेल मेम्ब्रेन होगा दैट विल बी कंपोज्ड ऑफ लिपिड, ए लेयर ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल। उनके द्वारा ये बात स्पष्ट की गई कि जो सेल मेम्ब्रेन होगा वो सेल मेम्ब्रेन लिपिड के एक लेयर के द्वारा, ए लेयर ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल जो होगा वो कंस्टिट्यूट कर रहा है सेल मेम्ब्रेन को। ये किस बात, ये जो ऑब्जर्वेशन उनका था कि सेल मेम्ब्रेन वुड बी हैविंग ए लेयर ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल, ये ऑब्जर्वेशन था या ये जो स्टेटमेंट था ये किस ऑब्जर्वेशन पे आधारित था? तो इट वॉज बेस्ड ऑन सिंपल ऑब्जर्वेशन कि लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव करती हैं। तो चूंकि लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव करती हैं, तो इस बेसिस पे उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। लेकिन इसको हम लोग स्वीकार नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं स्वीकार करेंगे? क्योंकि जो स्ट्रक्चरल लिपिड होगा, जो लिपिड मेम्ब्रेन को बनाते हैं, वो एम्फीपैथिक होंगे, और सेल के अंदर भी एक्वस मीडियम है, सेल के बाहर भी एक्वस मीडियम है। तो अगर दोनों तरफ एक्वस मीडियम है तो जो स्ट्रक्चरल लिपिड का नॉन पोलर पार्ट होगा वो उस एक्वस मीडियम के सीधे संपर्क में कभी नहीं रह सकता है। इसलिए लिपिड का एक लेयर का सेल मेम्ब्रेन बना हुआ है, इस बात को हम लोग स्वीकार नहीं कर सकते। लेकिन पहला आइडिया ये ज़रूर आया कि लिपिड की बड़ी भूमिका है सेल मेम्ब्रेन को कंस्टिट्यूट करने में। उसके बाद गॉर्डन एंड ग्रिंडल का कंसेप्ट आया। उन्होंने ये जो कमी थी उसको दूर किया। उन्होंने ये बताया कि लिपिड जो होगा वो बाइलेयर के रूप में मौजूद होगा और लिपिड बाइलेयर वुड बी कंस्टिट्यूटिंग, लिपिड बाइलेयर जो होगा वो मेम्ब्रेन को बनाने जा रहा है। लेकिन स्टिल प्रोटीन की उपस्थिति के बारे में गॉर्डन एंड ग्रिंडल भी चुप रहे। लेकिन कम से कम ए डेफिनेट इंप्रूवमेंट वाज देयर कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेल मेम्ब्रेन बना हुआ है किसका? तो बाइलेयर ऑफ द लिपिड मॉलिक्यूल का। लेकिन आज की तारीख में जो एक फैक्ट है कि प्रोटीन इज इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ये फैक्ट गॉर्डन एंड ग्रिंडल भी नहीं बता पाए। इसके बाद जो मॉडल आया उस मॉडल को डैनियल एंड डेवसन का सैंडविच मॉडल हम लोग बोलते हैं। इसको हम लोग कहते हैं कि ये क्या है? सैंडविच मॉडल है। इसका कहना ये है कि लिपिड के दो लेयर्स के बीच में, लिपिड के दो लेयर के बीच में फॉस्फोलिपिड जो है वो सैंडविच्ड होगा। लिपिड, इनके अनुसार ये कहा गया कि लिपिड बाइलेयर जो होगा दैट विल बी सैंडविच्ड बिटवीन टू लेयर्स ऑफ प्रोटीन। जैसे सैंडविच तैयार करते वक्त आप क्या करते हैं? दो ब्रेड के बीच में कोई चीज़ आप प्रेस करते हैं या उनको बीच में प्लेस करते हैं, रदर ये कहें, प्रेस नहीं कहें, कि बीच में प्लेस करते हैं। ठीक वैसे ही देखिएगा कि प्रोटीन का दो लेयर है और प्रोटीन के दो लेयर के बीच में लिपिड बाइलेयर इज देयर या फॉस्फोलिपिड बाइलेयर इज देयर। ये बात बताई गई डैनियल एंड डेवसन के द्वारा और इस मॉडल को हम लोग इसीलिए सैंडविच मॉडल बोलते हैं। इसके बाद बात आती है यूनिट मेम्ब्रेन कंसेप्ट की। इसको रॉबर्टसन ने प्रपोज किया था और उनके अनुसार जो तमाम सेल मेम्ब्रेन है या जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन हैं, अब उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आप शामिल कीजिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को शामिल कीजिए, माइटोकॉन्ड्रियल, टोनोप्लास्ट, लाइसोसोमल मेम्ब्रेन, तमाम तरह के मेम्ब्रेन को आप शामिल कीजिए, तो आप ये देखते हैं कि ये जो मेम्ब्रेन्स हैं, इन मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जो होगा मोर और लेस आइडेंटिकल होने जा रहा है। इनका जो स्ट्रक्चर होगा वो एक तरह का होने जा रहा है और दूसरी बात कि उनके काम करने का तरीका भी लगभग एक जैसा होगा। तो ये जो उनके बीच में इस तरह की जो सिमिलैरिटी दिखाई पड़ती है फंडामेंटल लेवल पे, इसी आधार पे रॉबर्टसन ने यूनिट मेम्ब्रेन का कंसेप्ट प्रपोज किया। स्ट्रक्चरली उन्होंने ये कहा कि ये जो मेम्ब्रेन होगा, स्ट्रक्चरली उन्होंने ये बात कही कि जो सेल मेम्ब्रेन होगा वो सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन के दो लेयर्स होंगे, उसके बीच में फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल होगा और बाकायदा थिकनेस के बारे में भी उन्होंने ये बात बताई कि इट शुड वेरी बिटवीन 65 टू 85 एंगस्ट्रॉम, लगभग 65 टू 85 एंगस्ट्रॉम के बीच में होना चाहिए। ये थिकनेस उन्होंने लगभग बताया और स्ट्रक्चर मोरलेस वैसा ही था जैसा डैनियल एंड डेवसन ने कहा, लेकिन इसमें एक रिमार्केबल बात वही थी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन फंडामेंटल लेवल पे आइडेंटिकल स्ट्रक्चर शो करते हैं।
यही कंसेप्ट रॉबर्टसन का यूनिट मेम्ब्रेन कंसेप्ट कहलाता है। लेकिन इस मॉडल में या डेनियल डेवसन के मॉडल में एक फंडामेंटल फ्लॉ था। वहाँ पे ये बातें कही गई कि लिपिड का एक कंप्लीट लेयर आपको दिखाई पड़ता है, एक कंप्लीट लेयर आपको दिखाई पड़ता है। मोस्ट सिग्निफिकेंट मॉडल जो आज की तारीख में स्वीकार किया जाता है उसको हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, वी रेफर दिस मॉडल एज फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। इसी को हम लोग कहेंगे कि ये क्या होगा, फ्लूइड मोज़ैक मॉडल होगा। इस मॉडल पे बातचीत करने के पहले एक बार पुनः वही डायग्राम जो हमने कुछ देर पहले बनाया था उसी डायग्राम को सिंपल सा मैं ड्रॉ करता हूँ ताकि डिस्कस करना मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाए। ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर रहा। इस फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में आप देख रहे हैं कि ये रहा पोलर हेड, दिस वन इज पोलर हेड, और ये रहा नॉन पोलर टेल, नॉन पोलर टेल, और ये पूरा मॉलिक्यूल हो गया किसका, फॉस्फोलिपिड का। द मॉलिक्यूल इज ऑफ फॉस्फोलिपिड, और ये बाइलेयर के रूप में है। और इसमें जगह जगह आप देखेंगे कि उपस्थित है प्रोटीन उपस्थित हैं। यहाँ पे एक मैं और बना दूँ इसको, एक हिस्सा और भी ड्रॉ कर दूँ मैं, दोबारा इसको ड्रॉ कर देते हैं। अब आपके पास केमिकल डिस्कशन के बेसिस पे फेयर अमाउंट ऑफ आइडिया आपके पास है कि मैं आगे क्या क्या लेबल करने जा रहा हूँ। ये हो गया क्या चीज़, इसे हम लोग कहेंगे कि दिस वन इज एक्सट्रिंजिक प्रोटीन। इसे हम लोग नाम देंगे कि ये क्या है, एक्सट्रिंजिक प्रोटीन। वी रेफर दिस वन एज एक्सट्रिंजिक प्रोटीन। इस हिस्से को हम लोग नाम देने जा रहे हैं कि ये क्या होगा, इंट्रिंजिक प्रोटीन होगा। वी रेफर दिस वन एज इंट्रिंजिक प्रोटीन। इसको कहेंगे कि ये होगा इंट्रिंजिक प्रोटीन। यहाँ पे आप ऐड कर लीजिए कार्बोहाइड्रेट्स को, यहाँ पे ऐड कर लीजिए किसको, कार्बोहाइड्रेट्स को। यहाँ पे भी कार्बोहाइड्रेट्स आप ऐड कर लीजिए। और अब हम लोग अपना डिस्कशन आगे बढ़ाएं। इसको हम लोग कह दें कि ये जो पार्ट है, ये पार्ट इसको हम लोग अब विधिवत नाम दे दें कि दिस वन इज फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। इसे हम लोग कह दें कि ये क्या होगा, फ्लूइड मोज़ैक मॉडल होने जा रहा है। अब देखो, पहली बात कि इसके पीछे जो इतिहास है वो आपको याद होना चाहिए। इसको किसने प्रपोज, इस मॉडल को किसने प्रपोज किया था, तो इस मॉडल वाज प्रपोज बाय सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर और निकोलसन के द्वारा इस मॉडल को प्रपोज किया गया था। और इसमें ये बात देखिएगा कि सेल मेम्ब्रेन को हमेशा हम लोग मानेंगे कि इट्स मोज़ैक ऑफ प्रोटीन। इसे हम लोग कहेंगे कि ये मोज़ैक ऑफ प्रोटीन है जो डिसकंटिन्यूअसली एम्बेडेड है और एटलीस्ट अटैच है फ्लूइड लिपिड बाइलेयर्स। हम लोग कहेंगे कि ये मोज़ैक है प्रोटीन का जो डिसकंटिन्यूअसली एम्बेडेड होगा इन फ्लूइड लिपिड बाइलेयर। बस इस एक वाक्य में आप इस पूरे मॉडल को समेट सकते हैं। मोज़ैक ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, मोज़ैक ऑफ प्रोटीन जो डिसकंटिन्यूअसली एम्बेडेड है, कहाँ पे, तो जो फ्लूइड लिपिड बाइलेयर है उसमें। ये जो लिपिड का ये जो लेयर है ये बाइलेयर है। और फिजिकल स्टेट इसका कैसा है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिकल स्टेट इसका कैसा है, तो फिजिकल स्टेट जो इसका है वो फिजिकल स्टेट होने जा रहा है फ्लूइड। जो फिजिकल स्टेट इसका होगा वो कैसा होगा, तो ये फिजिकल स्टेट फ्लूइड होने जा रहा है। तो ये जो फ्लूइड लिपिड बाइलेयर होगा, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इसमें एम्बेडेड होंगे डिसकंटिन्यूअसली
और इसकी वजह से मोज़ैक अपीयरेंस आपको दिखाई पड़ेगा। इसकी वजह से इसका ओवरऑल जो लुक होगा, अपीयरेंस जो होगी वो मोज़ैक की तरह होने जा रहा है। अब इसको थोड़ा सा आप एक्सपैंड भी करना चाहें तो कर सकते हैं कि जो फ्रेमवर्क होगा मेम्ब्रेन का, द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ मेम्ब्रेन वुड बी कंस्टिट्यूटेड बाय दिस लिपिड बाइलेयर। इस लिपिड बाइलेयर के द्वारा ये फ्रेमवर्क बनेगा और ये जो बाइलेयर फ्रेमवर्क के रूप में काम करेगा, इसमें आप देखिएगा कि पोलर हेड शुड बी ऑन द सरफेस एंड नॉन पोलर टेल शुड बी अपोजिट टू ईच अदर। ये जो नॉन पोलर टेल है, ये दोनों नॉन पोलर टेल एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, जबकि पोलर हेड इसके सतह पे मौजूद होने जा रहा है। दूसरी बात, इसमें जगह जगह प्रोटीन मॉलिक्यूल एम्बेडेड हैं और इन प्रोटीन मॉलिक्यूल की जो उपस्थिति है उसके बारे में मैंने आपको कहा कि मतलब कितना एम्बेडेड है, उसी बेसिस पे हम लोगों ने इसको एक्सट्रिंजिक और इंट्रिंजिक प्रोटीन का नाम दिया। एक्सट्रिंजिक प्रोटीन के बारे में जस्ट ए फ्यू मिनट्स बैक मैंने आपको बताया कि इसके सतह पे पोलर ग्रुप्स होंगे, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ेगा। और इसके बारे में हमने आपको कहा कि जो इंट्रिंजिक प्रोटीन होंगे एम्फीपैथिक होने जा रहे हैं, बिकॉज दे विल बी हैविंग बोथ पोलर एंड नॉन पोलर ग्रुप। जो इंट्रिंजिक प्रोटीन होगा, उस इंट्रिंजिक प्रोटीन के लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा डीपली एम्बेडेड रहे, दैट मे बी पार्शियली एम्बेडेड। इसी में आप देखिएगा कि ग्लाइकोलिपिड और स्टेरॉल की भी उपस्थिति होने जा रही है। ये जो ग्लाइकोलिपिड होंगे वो नॉन साइटोप्लाज्मिक फेस पे होंगे, ये बात मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ पे एक सवाल आएगा कि ये लिपिड मॉलिक्यूल्स जो हैं, इनका जो बाइलेयर बन रहा है, उस बाइलेयर के बनने में मतलब व्हाट वुड बी द ड्राइविंग फोर्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ दिस बाइलेयर। इस बाइलेयर, लिपिड के बाइलेयर के बनने के लिए कौन सा फोर्स जिम्मेवार है? तो जो फोर्स जिम्मेवार होंगे उनको हम लोग कहेंगे कि ये नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस होने जा रही हैं। इनको हम लोग कभी भी कहेंगे कि ये क्या होंगी, तो दे विल बी नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन। उनको हम लोग कहेंगे कि ये नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन होगा। और ये जो लिपिड मॉलिक्यूल्स के बीच में ये इंटरेक्शन कैसे होगा, जस्ट कुछ मिनट के बाद मैं ये बात दोबारा आपको बता रहा हूँ। अब इसमें जो प्रोटीन था उसके बारे में ऑलरेडी, एक्सट्रिंजिक के बारे में हमने 2 बार बात बता दी, इंट्रिंजिक के बारे में वही बात मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ। पोलर नॉन पोलर दोनों ग्रुप होंगे, इसलिए एम्फीपैथिक होगा एंड दैट विल बी हेल्ड इन पोजीशन विद द हेल्प ऑफ ये हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस की वजह से ये अपने पोजीशन पे होल्ड किया जाएगा। और ऑब्वियस है कि हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस कहाँ बनेगा, तो जो नॉन पोलर ग्रुप्स होंगे इस प्रोटीन के, जो नॉन पोलर टेल्स होंगे फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल के, उनके बीच में ये बनने जा रहा है। एम्फीपैथिक कई बार हम लोग देख चुके हैं कि पोलर नॉन पोलर दोनों तरह के ग्रुप रखने वाला जो कंपाउंड होगा उसे हम लोग एम्फीपैथिक बोलेंगे। अब यहाँ पे जो दूसरा डीपली, और यहाँ पे एक लाइन और याद रखिएगा, डीपली और पार्शियली एम्बेडेड, डीपली और पार्शियली एम्बेडेड कहिए, ये होगा अगर, तो आप इसे इंट्रिंजिक प्रोटीन का नाम देंगे। इसके बाद यहाँ पे आप देखिएगा कि प्रोटीन के एम्बेडेड होने की वजह से मोज़ैक की तरह का अपीयरेंस आ रहा है। और ये एम्बेडेड कहाँ है, तो लिपिड बाइलेयर में, जो फिजिकली क्या है, फ्लूइड की तरह है। इसीलिए इस मॉडल को नाम दिया गया फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। फ्लूइडिटी एक फिजिकल स्टेट हुआ, ये लिपिड की प्रॉपर्टी होगी। और लिपिड में ये किसकी प्रॉपर्टी होगी, तो पफा, पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड की वजह से ऐसा होगा। और दूसरी बात आप ये लेकर के देखिएगा कि ये जो फ्लूइडिटी है, इस बात को मैनिफेस्ट कैसे किया जाता है। अब याद कीजिए, जो हमने पिछले दिन डायग्राम आपको बताया था उसमें ये बात कही थी हमने आपको कि ये जो तमाम मॉलिक्यूल्स होंगे लिपिड के, ये मूव कर सकते हैं। इनका क्या होगा, लेटरल मूवमेंट होगा, रोटेशन होगा, या फिर मैंने कहा था कि फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट होगा। लेटरल मूवमेंट होगा, इसका मतलब होगा कि जो लिपिड मॉलिक्यूल किसी पार्टिकुलर लेयर का होगा, दैट कैन ईजिली चेंज इट्स पोजीशन इन द सेम लेयर। उसी लेयर में अपने स्थान को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह वो लेटरली मूव कर सकता है। रोटेशन की बात करें तो अपने ही एक्सिस पे वो कहीं भी रोटेट कर सकता है। और फ्लिप फ्लॉप वाले में हम लोगों ने कहा था कि एक लेयर का लिपिड मॉलिक्यूल दूसरे लेयर में चला जाए तो ये फ्लिप फ्लॉप होगा, बट दिस वुड बी रेयर काइंड ऑफ मूवमेंट। ये मूवमेंट जो होगा वो रेयर काइंड ऑफ मूवमेंट होने जा रहा है, ये बहुत कॉमन मूवमेंट आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। अब यहाँ पे 2 कंसेप्चुअल मुद्दे हैं जो आपको खूब ध्यान से समझना चाहिए। पहली बात कि ये जो हम लोगों ने एक
स्टेटमेंट दे दिया कि फ्रेमवर्क ऑफ द मेम्ब्रेन इज कंस्टिट्यूटेड बाय लिपिड बाइलेयर, और उस बाइलेयर का बाकायदा हम लोग फॉर्म बता रहे हैं कि पोलर हेड शुड बी ऑन द सरफेस एंड नॉन पोलर टेल शुड बी अपोजिट टू ईच अदर। नाउ द क्वेश्चन इज कि आखिर ऐसा हुआ कैसे, ये बात हमको देखनी पड़ेगी कि आखिर ये कैसे हुआ। तो देखो, जब कभी भी एम्फीपैथिक लिपिड मॉलिक्यूल को आप एक्वस मीडियम में डालिएगा तो चूंकि उसके पास एक ऐसा ग्रुप है जो पानी से दूर भागता है, हाइड्रोफोबिक मतलब वो होगा, जो उसके नॉनपोलर टेल्स होंगे वो क्या होंगे, हाइड्रोफोबिक होने जा रहे हैं। आप बार बार ये बात आपको पता है कि ये हिस्सा जो है वो क्या है, हाइड्रोफोबिक है, जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक है, पानी से दूर भागेंगे, और जो पोलर हेड होगा वो पानी के संपर्क में रहना चाहेगा। आप इसको एक सिंपल एनालॉग से लेकर के देखिए कि अगर कोई आप सब अपने घर में हैं और एकाएक बिजली चली जाए और उसी समय तेज़ बारिश शुरू हो जाए, अंधेरा हो, तेज़ बारिश हो, तो उस समय घर के सारे बच्चे जो होंगे अलग अलग रहेंगे या दे विल ट्राई टू कम टुगेदर। सामान्यतः यही होगा कि वो एक साथ आ जाएंगे। तो उनका एक साथ आना जो है, उनका एग्रीगेट करना जो है, कहीं ना कहीं उस बारिश का डर, अंधेरे का डर, लाइटनिंग की जो आवाज़ आती है उसका, ये जो बिजली कड़कती जो है उसका डर, इन तमाम डर की वजह से वो बच्चे एक दूसरे के साथ आते हैं। नॉर्मली जो बच्चे सामान्यतः अलग अलग रहते हैं, अगर इस तरह की कोई बात अगर होती है, मैंने कहा ना कि कल्पना कीजिए कि बिजली चली जाए, तेज़ आंधी हो, बहुत तेज़ बारिश हो रही हो, ज़बरदस्त बिजली कड़क रही हो, तो उस समय उस घर के जो बच्चे होंगे वो क्या करेंगे, वेदर दे विल रिमेन इन सेपरेट रूम्स और दे विल कम टुगेदर। तो सामान्यतः आप यही कहिएगा कि दे विल कम टुगेदर। बच्चों की क्या बात कीजिए, बड़े भी एक दूसरे के साथ आ जाएंगे, ठीक है। तो ये जो होगा, ये कहीं ना कहीं उनको डर एक दूसरे के साथ लेकर के आता है। एग्जैक्टली इसी तरह की बात आप लिपिड मॉलिक्यूल्स के बारे में कीजिएगा, जो एम्फीपैथिक लिपिड मॉलिक्यूल्स होंगे, इफ यू आर गोइंग टू प्लेस देम इन एक्वस मीडियम, ये लिपिड मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट करेंगे। तो लेकिन ये उनका जो एग्रीगेशन होगा, उस एग्रीगेशन में समस्या क्या आएगी कि किसी न किसी तरह उनको अपने नॉनपोलर टेल को इस पानी से बचाना है, उनको अपने नॉनपोलर टेल से अपने आप को बचाना है। तो नॉनपोलर टेल्स को पानी से बचाने के लिए व्हाट दे विल डू, तो दे विल कंस्टिट्यूट ए बाइलेयर, वो बाइलेयर बनाएंगे, जैसा बाइलेयर आप देख रहे हैं उस तरह का ये बाइलेयर बनाएंगे। और यदि उन्होंने बाइलेयर बना लिया तो नॉनपोलर टेल को तो उन्होंने पानी के संपर्क में आने से बचा लिया। अब उनका पोलर ग्रुप अगर पानी के संपर्क में रहे भी तो कोई इशू नहीं है, लेकिन ये जो बाइलेयर होगा इसमें ये हाइड्रोफोबिक एज होगा, किनारा होगा, तो द बाइलेयर वुड फोल्ड बैक अपॉन इटसेल्फ, फोल्ड बैक करेगा और वो एक कंप्लीट वेसिकुलर स्ट्रक्चर को बना देगा। दैट विल बी कंस्टिट्यूटिंग ए कंप्लीट वेसिकुलर स्ट्रक्चर। तो जो आप लिपिड बाइलेयर देख रहे हैं जिसमें पोलर हेड सरफेस पे हैं, नॉन पोलर एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो उसके पीछे रीजन यही है कि जिस मीडियम में उसको रखा गया है दैट्स ए पोलर मीडियम। और ये जो स्ट्रक्चरल लिपिड, जो फॉस्फोलिपिड हैं, ये क्या है, दे आर एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल। तो ये जो एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल होंगे वहां पे उस एक्वस मीडियम में अगर उनको आपने प्लेस किया तो डेफिनेटली दे विल एग्रीगेट, और उनके एग्रीगेशन के लिए जो फोर्स जिम्मेवार होगा वो हाइड्रोफोबिक फोर्सेज होने जा रहे हैं। आप देखेंगे कि वो क्या होगा, हाइड्रोफोबिक फोर्सेज होंगे जो उनको एक दूसरे के नज़दीक लेकर के आएगा। लेकिन हाउ दे विल अरेंज देमसेल्व्स, जो कि बहुत स्टेबिलिटी उनको देगा, तो उसमें आप लेकर के देखिएगा कि वो अरेंजमेंट हमेशा इस तरीके का होगा कि पोलर ग्रुप्स पानी के संपर्क में रहे और नॉन पोलर ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे ताकि वो पानी के संपर्क में नहीं आए। एंड दे विल बी फॉर्मिंग ए क्लोज्ड वेसिकुलर स्ट्रक्चर, ताकि उनका कोई हाइड्रोफोबिक एज उनके पास नहीं रहे, कोई किनारा नहीं रहे जहां पे ये पानी के संपर्क में आ सके। रही बात कि इन मॉलिक्यूल्स के बीच में किस तरह का फोर्स होगा, तो आप लेकर के देखिएगा कि हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन शुड बी एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग देम टुगेदर, एग्रीगेटेड रखने के लिए हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस ही उनको एक साथ रख रहे हैं। उनको साथ रखने के लिए जो फोर्स या ड्राइविंग फोर्स फॉर देयर एग्रीगेशन, उनको एक साथ जोड़े रखने के लिए जो फोर्स होगा वो फोर्स हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस होने जा रहा है। तो ये इसका कंसेप्चुअल बैकग्राउंड है जो आपको दिमाग में रखना चाहिए। दो और बातें हमने कही कि एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कैसा होगा, पोलर ग्रुप वाला होगा, कैसे जुड़ा रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा रहेगा। इंट्रिंसिक प्रोटीन के बारे में मैंने कहा एम्फीपैथिक होगा, वो वहाँ कैसे जुड़ा रहेगा, वो भी हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन
इंटरेक्शन से जुड़ा रहेगा। देखो मूर्ख की तरह रट्टा लगा लेना कि इस पार्टिकुलर ईयर में इन लोगों ने इस मॉडल को प्रपोज किया और उसकी थिकनेस इतनी है, ये अरेंजमेंट है, दे आर क्वाइट सिंपल फैक्ट्स, इसमें ये बातें ऑलरेडी बता दी गई। लेकिन जो उसका कंसेप्चुअल बैकग्राउंड होगा वो अगर आपने नहीं तैयार किया तो फिर इस पढ़ाई लिखाई से कोई बहुत बड़ा फायदा हो ये नहीं होने जा रहा है। जो ओवरऑल जो आप स्टडी करते हैं उस स्टडी के पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक ये होना चाहिए कि वो उसकी समझ आपको होनी चाहिए जो आपने तैयार किया है। ये मूर्ख की तरह रट्टा लगाने से वो चीज़ें लंबे समय तक आपके दिमाग में नहीं रहेंगी। लेकिन अगर उसका साइंटिफिक बैकग्राउंड आपके पास है तो इट विल बी मच ईजियर टू रिटेन दोज फैक्ट्स। उन फैक्ट्स को हमेशा दिमाग में रखना मच ईजियर, काफ़ी आसान आपके लिए होने जा रहा है। ओके तो अब आप सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि लिपिड बाइलेयर इज देयर, आप आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि लिपिड बाइलेयर इसलिए है क्योंकि लिपिड मॉलिक्यूल्स जो स्ट्रक्चरल लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं एम्फीपैथिक हैं, साइटोप्लाज्म एक्वस मीडियम है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड एक्वस मीडियम है। तो नेचुरली एक्वस मीडियम में इस तरह के मॉलिक्यूल को जब भी डालेंगे एग्रीगेशन वुड बी देयर एंड एज ए रिजल्ट ऑफ एग्रीगेशन ए बाइलेयर वुड बी फॉर्म्ड विद दिस पार्टिकुलर टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ओके अब यहाँ से जो मुद्दा आएगा वो क्या होने जा रहा है, तो यहाँ से अब दूसरा मुद्दा आने जा रहा है और वो मुद्दा ये होगा कि ये जो मॉडल जो आपने देखा उस मॉडल में प्रोटीन जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या स्टैटिक होंगे, तो इसका जवाब है नहीं, वो स्टैटिक नहीं होने जा रहे हैं, दे मे मूव। उसके बारे में बड़ा अच्छा, अब मुझे याद नहीं आ रहा है कि इस बुक में हमने पढ़ा था, उन्होंने ये बाकायदा लिखा था कि प्रोटीन मॉलिक्यूल जो होंगे दे विल फ्लोट, उत्प्लवित होते हैं इन द सी ऑफ लिपिड। लिपिड को उसने सी माना, समंदर माना, और उसमें उन्होंने दिखाया कि आइसबर्ग के रूप में, हिमखंड के रूप में प्रोटीन उसमें उत्प्लवित होते हैं। दे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स फ्लोट इन दिस लिपिड इन द सी ऑफ लिपिड। जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं हिमखंड की तरह, हिमखंड जैसे समंदर में फ्लोट करते हैं, उत्प्लवित होते हैं, उसी तरीके से कहा गया कि प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो होंगे दे विल फ्लोट, और लिपिड को कहा गया कि ये समंदर की तरह है। तो लिपिड मॉलिक्यूल चूंकि वो फ्लूइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्लूइडिटी दिखा रहा है, तो कहा गया कि जो लिपिड बाइलेयर की जो लिपिड बाइलेयर जो होगा उसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल फ्लोट करेंगे। लेकिन क्या ये मूवमेंट ऑफ द प्रोटीन मॉलिक्यूल जो होगा वो अनरिस्ट्रेंड होने जा रहा है, तो इसका आंसर है नहीं। जो मूवमेंट होगा प्रोटीन का दैट विल नॉट बी अनरिस्ट्रेंड, ऐसा नहीं होगा कि वो कहीं का कहीं जा सकता है। आप उसमें देखिएगा कि जो इंट्रिंसिक प्रोटीन होंगे उसमें से कई इंट्रिंसिक प्रोटीन मिल करके ओलिगोमेरिक कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। तो जब कई यूनिट्स इस तरह के मिलेंगे तो डेफिनेटली उनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, बढ़ जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने के साथ साथ आप लेकर के देखिएगा कि डिफ्यूजन कोएफिशिएंट उसी हिसाब से दैट विल बिकम स्मॉल। इसको आप ऐसे समझ लो कि अगर आप अकेले सड़क में मूव कर रहे हो, या मान लो कि तुम ये दुर्गा पूजा है उसमें तुम अकेले घूम रहे हो, तो नेचुरली तुम ज़्यादा तेज़ी से घूम सकते हो, और तुम्हारे घर के 3-4 मेंबर्स हैं और सब ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा है और अब आप मूव करो, तो क्या अकेले जिस गति से आप मूव कर सकते हो, 3-4 फैमिली मेंबर्स ने एक दूसरे का अगर हाथ होल्ड कर रखा है तो क्या उतनी ही आसानी से अब आप मूव कर पाएंगे? सिंपल सा आंसर होगा ये नहीं संभव है। इन आइडेंटिकल मैनर जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होंगे इफ दे आर गोइंग टू फॉर्म ओलिगोमेरिक कॉम्प्लेक्स, ओलिगोमेरिक कॉम्प्लेक्स का मतलब होगा कि a few proteins would come together, they will be attached with each other। कुछ इंट्रिंसिक प्रोटीन एक दूसरे से अटैच होकर के एक छोटा कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, ओलिगोमेरिक कॉम्प्लेक्स। तो एक प्रोटीन की तुलना में इस कॉम्प्लेक्स का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा, और उसी के हिसाब से करस्पॉन्डिंग टू दैट इंक्रीज इन द मॉलिक्यूलर वेट डिफ्यूजन कोएफिशिएंट वुड डेफिनेटली बिकम स्मॉलर, वो फिर छोटा हो जाएगा। तो ये एक प्रोटीन के मूवमेंट पे रिस्ट्रेन डालेगा, उसको कम करेगा। दूसरी तरफ आप ये भी लेकर के देखिएगा कि कुछ इंटीग्रल प्रोटीन जो होंगे वो इंटीग्रल प्रोटीन जो साइटोस्केलेटल कंपोनेंट होगा उससे भी जुड़ा हुआ होगा। तो अगर ये साइटोस्केलेटल कंपोनेंट से जुड़ जाए तो फिर नेचुरली उसके लिए मूव करना संभव नहीं होने जा रहा है। जैसे इस बात को अगर थोड़ा सा दिखाएं हम, तो ये जैसे लिपिड बाइलेयर रहा और यहीं पे सपोज ये एक इंट्रिंसिक प्रोटीन रहा, और अब ये जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है, ये इंट्रिंसिक प्रोटीन अगर से
इस तरह के किसी कंपोनेंट से जुड़ जाए साइटोस्केलेटन से, तो क्या इसको बहुत फ्रीली वो मूव होने देगा? सीधा सा जवाब है कि वो तब उसे फ्रीली मूव नहीं होने देगा। एक और छोटी सी बात आएगी और वो ये होगा कि ऑन द सरफेस जो ओलिगोसैकेराइड्स मौजूद होंगे वो कहीं ना कहीं एक बाधा के रूप में काम करेंगे, वो बहुत फ्रीली मूव नहीं होने देंगे। ओलिगोसैकेराइड्स को लेकर के देखें तो दे विल बी प्रेजेंट ऑन द सरफेस। ओलिगोसैकेराइड या इस तरह की अन्य कुछ चीज़ें सतह पे होंगी और वो प्रोटीन मॉलिक्यूल को फ्रीली मूव होने से रोकते हैं। तो भले ही लिपिड बाइलेयर फ्लूइड रूप में एग्जिस्ट कर रहा हो, बट दैट इज नॉट गोइंग टू अलाउ फ्री मूवमेंट ऑफ द लिपिड मॉलिक्यूल्स। अनरेस्ट्रेन्ड मूवमेंट लिपिड मॉलिक्यूल का आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। डेफिनेटली प्रोटीन मॉलिक्यूल्स वुड मूव, बट देयर मूवमेंट वुड बी ए बिट रेस्ट्रेन्ड, उसकी सीमाएं होंगी। ठीक है, अब ये जो फैक्ट आपको मैंने कहा, इसके लिए कारण मैंने बताया कि वो ओलिगोमेरिक कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं और ओलिगोमेरिक कॉम्प्लेक्स बनाने की वजह से उनका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा और करस्पॉन्डिंगली देयर विल बी द डिफ्यूजन कोएफिशिएंट वुड बिकम स्मॉलर। साइटोस्केलेटल कंपोनेंट से ये इंटीग्रल प्रोटीन जुड़ा हुआ हो सकता है। अगेन दैट विल नॉट अलाउ मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द प्रोटीन मॉलिक्यूल। एक और बात हमने कही कि सतह पे जो अलग अलग तरह की रचनाएं होंगी वो भी इसके फ्री मूवमेंट को रोकने जा रही हैं। फिर इसके पश्चात आप जो चर्चा करेंगे वो चर्चा होगी कि लिपिड और प्रोटीन मॉलिक्यूल के अरेंजमेंट को लेकर के इस मॉडल में क्या कहा गया। तो इन दोनों चीज़ों का अरेंजमेंट जो होगा वो एसिमेट्रिक होगा। जैसे आप लेकर के देखिएगा कि ये जो डायग्राम जो आपने देखा, अब लिपिड के बारे में, प्रोटीन के बारे में तो कहीं कोई समस्या नहीं है कि ये एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लेकिन सामान्यतः आपको कन्फ्यूजन होता है कि प्रोटीन तो ठीक है एसिमेट्रिक हो गया, व्हाट अबाउट लिपिड मॉलिक्यूल? लिपिड मॉलिक्यूल तो लग रहा है कि सिमेट्रिकल है, लेकिन लिपिड मॉलिक्यूल एसिमेट्रिकल है। क्योंकि आपको देखने में भले लग रहा है कि एक ही तरह का, लेकिन इसको देखिए, ये ग्लाइकोलिपिड हो गया और ये नॉर्मल फॉस्फोलिपिड। फिर ये भी तो हो सकता है कि स्फिंगोफॉस्फोलिपिड हो, ये स्फिंगोफॉस्फोलिपिड ना होकर के ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड हो। तो लिपिड मॉलिक्यूल भी एसिमेट्रिकल होंगे, ये तथ्य आप दिमाग में रखिए। कुछ नहीं दिमाग में आए तो यहाँ देखिए कि ये एसिमेट्रिकल है या नहीं, इधर कुछ नहीं है, इधर लिपिड है, यहाँ पे ये ग्लाइकोलिपिड है, इधर जो है वो फॉस्फोलिपिड है। तो लिपिड मॉलिक्यूल भी एसिमेट्रिकल होंगे, प्रोटीन तो एसिमेट्रिकल होंगे ही। देखो, सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल का क्या मतलब होता है कि अगर बीचों बीच से उसे आप डिवाइड करें, काटें, तो दोनों हाफ्स अगर इक्वल होंगे, दोनों हिस्से अगर इक्वल होंगे, तब उसे आप कहेंगे कि ये क्या है। दोनों हिस्से अगर इक्वल होंगे तो उसे आप कहेंगे कि ये सिमेट्रिकल है। दोनों हिस्से अगर आइडेंटिकल नहीं होंगे तो उसे कहेंगे कि ये एसिमेट्रिकल है। तो प्रोटीन और लिपिड दोनों मॉलिक्यूल का एसिमेट्रिकल अरेंजमेंट होने जा रहा है। और प्रोटीन के बारे में एक और चीज देखिएगा कि इस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन रैंडम, क्या प्रोटीन का डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम है? तो इसका आंसर है नो। अब ये बात थोड़ी सी कंफ्यूजिंग आपको लग सकती है कि भाई प्रोटीन अगर मूव कर सकता है, ठीक है, रेस्ट्रेंड मूवमेंट करेगा, तो वो इसका मतलब है कि दैट मे मूव एनीवेयर, कहीं जा सकता है वो। लेकिन नहीं, अगर फ्लूइडिटी लिपिड बाइलेयर दिखा रहा है तो प्रोटीन को कहीं मूव कर जाना चाहिए। लेकिन एक तो है कि अनरेस्ट्रेंड मूवमेंट नहीं है, और दूसरी बात है कि प्रोटीन इज देयर टू परफॉर्म सर्टेन रोल्स। प्रोटीन जो होगा वहाँ है, वो सर्टेन भूमिकाएं निभाने के लिए है। ठीक है, अगर कोई पार्टिकुलर रोल परफॉर्म करना है तो हाउ ए मॉलिक्यूल कैन हैव रैंडम पोजीशन। सपोज आई एम टीचिंग यू, तो मुझे अगर पढ़ाना है तो आई विल हैव टू बी हियर, मुझे यहाँ होना होगा। आई कांट टीच यू ऑन आफ्टर रोमिंग ऑन द रोड्स। मैं आपको सड़क पे टहलते हुए, घूमते हुए नहीं पढ़ा सकता। मुझे अगर पढ़ाना है तो आई विल हैव टू बी हियर, मुझे यहाँ होना होगा। अगर आपकी मॉम को खाना बनाना है तो शी कांट प्रिपेयर, शी कांट कुक, वो नहीं खाना तैयार कर सकती हैं अगर वो सतह पे हैं, ये छत पे हैं या बालकनी में हैं या सड़क पे हैं, वहाँ घूम करके वो खाना नहीं बना सकती। हाँ, ये ज़रूर है कि किचन में वो मूव करेंगी। मैं अगर क्लासरूम में हूँ तो मैं मूव करूँगा, लेकिन ये मूवमेंट ऐसा नहीं होगा कि कहीं का कहीं मूव कर जाएगा, ये रैंडम नहीं हो सकता है। तो प्रोटीन का डिस्ट्रीब्यूशन एसिमेट्रिकल होगा, बट इट वुड नॉट बी रैंडम, बिकॉज प्रोटीन हैज़ टू परफॉर्म पार्टिकुलर टाइप ऑफ रोल। प्रोटीन को निश्चित भूमिका निभानी है, इसलिए आप लेकर के देखिएगा कि ये जो होगा वो
रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिखाएगा। प्रोटीन की भूमिकाओं में आप लेकर के देखिएगा कि इसके जो रोल्स होंगे उसमें आप एक तो रिसेप्टर के रूप में ये काम करेगा, रिसेप्टर के साथ आप लेकर के देखिएगा कि कैरियर के रूप में काम करेंगे, उसके साथ आप लेकर के देखेंगे कि ये जो होगा एंजाइम्स के रूप में काम करने जा रहे हैं। ये जो होगा ये मेन भूमिका इसकी यही होने जा रही है। फिर उसके बाद इस जो फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल है वो किस मामले में बाकी मॉडल से सिमिलैरिटी दिखाएगा, तो बाकी मॉडल से ये दिखाएगा कंपोनेंट ऑफ द बायोमोलिक्यूल, मतलब कंपोजिशन इसका क्या है। जो ये मॉडल बता रहा है ये इस मॉडल के अनुसार मेम्ब्रेन किसका बना हुआ है, तो लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का। ये बाकी मॉडल में भी, बाद के मॉडल ने तो एटलीस्ट बताया ही, इन्होंने भी ये बात बताई और उसमें लिपिड बाइलेयर है। इस मामले में सिमिलैरिटी आपको दिखाई पड़ेगी। और रही बात की डिफरेंसेस क्या है, तो देखो बाकी किसी मॉडल ने ये बात नहीं कही, बाकी किसी भी मॉडल के द्वारा ये बात नहीं बताई गई कि फिजिकल स्टेट ऑफ द मेम्ब्रेन क्या होगा। फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल ने ही इस बात को बताया कि फिजिकल स्टेट ऑफ द मेम्ब्रेन कैसा होगा, तो क्वेजी फ्लूइड या फ्लूइड आप कहिए कि वो फ्लूइडिटी दिखाएगा, ये बताने वाला फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल इकलौता मॉडल था। दूसरी बात है कि जो लिपिड और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं उनके बारे में आप याद रखिएगा कि देयर डिस्ट्रीब्यूशन वुड बी एसिमेट्रिकल। उनका डिस्ट्रीब्यूशन, लिपिड और प्रोटीन दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा ये एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होने जा रहा है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। ये एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन वाली बात अन्य किसी ने नहीं कही। बाकी जो भी मॉडल थे, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल हो या डेनियल एंड डेवसन का मॉडल हो, ये सब लोग बाकायदा लगभग उसको सिमेट्रिकल दिखा रहे थे। ये इकलौता मॉडल है जो बताता है कि उसका फिजिकल स्टेट कैसा है और उसको बनाने वाले जो लिपिड और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। ऑब्वियसली उसका डिस्ट्रीब्यूशन एसिमेट्रिकल है। तो दैट्स ऑल अबाउट द फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। अगर आपने केमिकल कंपोजिशन में लिपिड वाला डिस्कशन ध्यान से देखा होगा और अभी आपने जो प्रोटीन की बात कही गई थी उसको भी ध्यान से अगर फॉलो किया गया होगा तो फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल में आपके लिए आगे बढ़ पाना काफ़ी आसान होगा, कहीं कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। तो फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल में सिर्फ ऑब्जर्वेशंस नहीं है, कुछ स्टेटमेंट्स ही सिर्फ नहीं है, कई सारा कंसेप्चुअल आर्गूमेंट है। आई होप कि बात आप तक पहुंची होगी। आज मैं यहीं पे रुक रहा हूँ, इससे आगे की चर्चा हम लोग फिर अगले क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू, टेक केयर।